मैं डॉक्टर अनीता गुप्ता, अध्यक्ष हिंदी विभाग, सेठ मंगलचंद चौधरी राजकीय महाविद्यालय आबू रोड, स्नातकोत्तर उत्तरार्ध हिंदी साहित्य के समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। माँ सरस्वती को नमन व वंदन करती हुई इस शुभ्र भावना के साथ कि मेरे प्रभु मेरे अपनों को मेरा पैगाम हर रोज़ देना, उनकी खुशियाँ हर दिन और हंसी हर शाम देना। जब कोई अपना आगे बढ़े, प्यार से मेरे इस पैगाम को उन्हें हर सुबह चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान देना। इस शुभ्र व पवित्र भावना के साथ आप सभी का मार्ग प्रशस्त हो। आज की कक्षा में हम ध्वनि गुण की चर्चा करेंगे कि ध्वनि गुण क्या होते हैं। यूँ तो भाषा का आधार ध्वनि है और ध्वनि से आशय प्राय स्वर और व्यंजन से लिया जाता है, किंतु भाषा केवल स्वर और व्यंजन का ही योग नहीं है। इन दोनों के अतिरिक्त मात्रा और सुर बलाघात आदि भी उनके साथ काम करते हैं। इन तीनों का अलग अस्तित्व नहीं है, ये स्वर व्यंजन पर ही आधारित है। यद्यपि इनके कारण उनकी प्रकृति या गुण में अंतर आता रहता है। सुर और बलाघात दोनों को एक नाम आघात से भी अभिहित कर सकते हैं, तो ध्वनि गुण के अंतर्गत प्रमुखतः ये दो ही मात्रा और आघात आते हैं। मात्रा किसी भी ध्वनि के उच्चारण में या उच्चारण छोड़कर मौन रहने में समय की जो मात्रा लगती है, उसे भाषा के अध्ययन में मात्रा काल कहते हैं। किसी ध्वनि के उच्चारण में समय कम लगता है, किसी में ज़्यादा, किसी में बहुत कम और किसी में बहुत ज़्यादा। कम समय वाली मात्रा ह्रस्व, अधिक समय वाली दीर्घ और उससे भी अधिक समय वाली प्लुत कहलाती है। इस आधार पर मात्रा के भी दो भेद होते हैं। मात्रा के वैसे हम मोटे रूप में 5 भेद करते हैं। ह्रस्वार्ध यानी हाफ शॉर्ट, ह्रस्व शॉर्ट, ईषद दीर्घ हाफ लॉन्ग, दीर्घ लॉन्ग और प्लुत ओवर लॉन्ग किए जा सकते हैं। प्राचीन भारत में मात्रा का अध्ययन अच्छी तरह किया गया था। भारतीय भाषा शास्त्री इसके महत्व से पूर्ण परिचित थे। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि सिर्फ इसी विषय को लेकर लिखा गया काल निर्णय शिक्षा नाम का एक स्वतंत्र ग्रंथ मिलता है। भारतीय प्रातिशाख्य शिक्षा या व्याकरण ग्रंथों में मात्रा का भेद के रूप में केवल 3 ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत का ही उल्लेख मिलता है। परंपरागत रूप में ह्रस्व एक मात्रिक, दीर्घ द्विमात्रिक तथा प्लुत त्रिमात्रिक हैं। या कुछ लोगों के अनुसार एक बार चुटकी बजाने में जितना समय लगता है उतना समय ह्रस्व का है, उससे दूना और 3 गुना क्रम से दीर्घ वो प्लुत का है। वस्तुतः बात ऐसी नहीं है। ह्रस्व से दीर्घ में अधिक समय तो लगता है, किंतु दूना नहीं। अंग्रेजी ह्रस्व स्वर में 228 सेकंड तथा दीर्घ में 318 सेकंड लगते हैं। संस्कृत में सामान्यतः प्रथम 2 ह्रस्व दीर्घ का ही प्रयोग मिलता है, प्लुत का प्रयोग बहुत कम मिलता है। पूरे ऋग्वेद में इसका प्रयोग 2-3 बार से अधिक नहीं है। ओम में ओ प्लुत है, इसीलिए ओ के बाद 3 लिखते हैं, जो ह्रस्व के 3 गिने प्लुत का द्योतक है। किसी को बुलाने में इसका प्राय प्रयोग होता है ओ राम। यहाँ रा का आ प्लुत है। कभी कभी तो इतना खींच कर बुलाते हैं कि प्लुत से भी बड़ी मात्रा सुनाई पड़ती है, जिसके लिए 4 या 5 लिख सकते हैं। भोजपुरी में रमुआ, हउए, रे में रे का ए 10 मात्रा से कम का नहीं होता है। मात्र स्वर, अर्धस्वर और व्यंजन सभी की होती है। कुछ
विद्वानों का विचार है कि भारत में व्यंजन की मात्रा नहीं मानी जाती थी, किंतु वस्तुतः ऐसी बात नहीं है। अथर्ववेद, प्रातिशाख्य तथा वात्स्ययनी प्रातिशाख्य आदि कई ग्रंथों में व्यंजन की मात्रा का उल्लेख मिलता है। वात्स्ययनी प्रातिशाख्य व्यंजन की मात्रा आदि मानता है। व्यंजन की मात्रा के आधार पर कई वर्ग बनाए जा सकते हैं। स, श, ज आदि ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण देर तक किया जा सकता है, अपेक्षाकृत देर तक बोले जा सकते हैं। इनकी मात्रा घट बढ़ सकती है, किंतु स्पर्श आदि में सामान्यतः ऐसा होना संभव नहीं होता। किंतु इसका आशय यह नहीं कि उनकी मात्रा कभी दीर्घ हो ही नहीं सकती। व्यंजन का द्वित्व वस्तुतः दो व्यंजन न होकर व्यंजन की मात्रा की दृष्टि से दीर्घ ही हैं। गुड्डी, बग्गी, सच्चा, धक्का जैसे शब्दों में यदि ध्यान दिया जाए तो ड, ग, च का दो नहीं हैं, किंतु एक ध्वनि के ही ये दीर्घ रूप हैं। इसका अर्थ ये भी हुआ कि स्पर्श व्यंजनों में मात्रा की दीर्घता के कारण बीच की स्थिति ही लंबी हो जाती है। वायु के आने और स्फोट या निकलने में कोई अंतर नहीं पड़ता। कहना न होगा कि इस बात को दृष्टि में रखते हुए इस प्रकार की ध्वनि दो चिन्ह के योग से लिखना भ्रामक है। वस्तुतः स्वर और व्यंजन दोनों के लिए मात्रा की दीर्घता को व्यक्त करने के लिए एक चिन्ह का प्रयोग अधिक वैज्ञानिक है। किसी व्यंजन के उच्चारण में कितना समय लगता है, इसका भी अध्ययन किया गया है। अंग्रेजी की आघोष स्पर्श ध्वनियों में 12 सेकंड, घोष स्पर्श में 0.088, नासिक में 146, पार्श्विक और लुंठित में 122 तथा संघर्षी में 112 सेकंड। न्यू सामान्यतः स्वरों के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है, अर्ध स्वरों में उनसे कम और व्यंजनों में अर्ध स्वरों से भी कम। व्यंजनों में सबसे अधिक समय अनुनासिक व्यंजनों में लगता है, उनसे कम लुंठित और पार्श्विक व्यंजनों में, उनसे कम ऊष्मों में और उनसे कम अन्य संघर्षियों में और सबसे कम स्पर्शों में। अन्य स्पर्शों से भी दंत में सबसे कम, तालव्य में उससे अधिक और ओष्ठ में सबसे अधिक समय लगता है। सभी प्रकार की ध्वनियों में अघोष में समय ज़्यादा लगता है, घोष में कम। इस तरह से सभी व्यंजनों की मात्रा ह्रस्वार्थ मानी जा सकती है। आघात शब्द अंग्रेजी एक्सेंट के प्रतिशब्द के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यूँ हिंदी पुस्तकों में एक्सेंट के लिए बल, स्वर, स्वराघात आदि का भी प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी एक्सेंट शब्द का प्रयोग भाषा विज्ञान में प्रमुखतः 3 अर्थों में मिलता है। पामर आदि कुछ भाषा विज्ञानवेता इसे विस्तृत अर्थ में लेते हैं और उनके अनुसार मात्रा, सुर लहर, बलाघात, ध्वनि प्रक्रिया जैसे आगम, लोप, समीकरण, विषमीकरण, विपर्य, ध्वनि प्रकृति, स्थान, प्रयत्न, समवत्तता, विवत्तता आदि अनेक चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। दूसरे अर्थ में एक्सेंट बहुत सीमित है, उसे मात्र बलाघात का समानार्थी मानते हैं। प्रेटर, पेई, गेजर आदि भाषा विज्ञान विदों ने इसी अर्थ में उसका प्रयोग किया है। तीसरे अर्थ में एक्सेंट इन दोनों अर्थों के बीच में है और उसमें बलाघात और सुर या सुराघात केवल ये 2 चीज़ें आती हैं। यही अर्थ अधिक प्रचलित और मान्य है। वह इसी अर्थ में आघात शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार आघात के 2 भेद हुए, बलाघात और सुर। बलाघात उच्चारण शक्ति की वह मात्रा है जिससे किसी भाषिक इकाई, ध्वनि, अक्षर, शब्द, वाक्यांश, वाक्य का उच्चारण किया जाता है तथा जो उच्चारण के लिए भीतर से आती हुई हवा की तीव्रता एवं उच्चारण से संबद्ध मांसपेशियों की दृढ़ता पर निर्भर करती है। बोलने में प्राय ये देखा जाता है कि वाक्य के किसी अंश पर बराबर बल या जोर नहीं दिया जाता। कभी वाक्य के एक शब्द पर बल अधिक दिया जाता है, कभी दूसरे पर। इस प्रकार एक शब्द की भी सभी ध्वनियों पर बराबर बल या आघात नहीं पड़ता। शब्द जब एक से अधिक अक्षरों का होता है तो इन अक्षरों पर भी बल बराबर नहीं पड़ता। एक पर अधिक होता है तो दूसरे या दूसरों पर कम। इसी बल, जोर या आघात को बलाघात कहते हैं। भाषा की कोई भी ध्वनि
पूर्णतः बलाघात शून्य नहीं होती। जिन ध्वनियों, अक्षरों, शब्दों को हम बलाघात शून्य समझते हैं उन पर केवल अपेक्षाकृत कम बलाघात होता है। कुछ लोग बलाघात को केवल अक्षर पर मानते हैं, किंतु ऐसी मान्यता के लिए संपुष्ट आधार का अभाव है। व्यावहारिक रूप से अक्षर बलाघात का प्रयोग अधिक दिखाई पड़ता है, इसलिए केवल मोटे रूप से तो माना जा सकता है, किंतु तत्वतः जब सभी भाषा ध्वनियाँ किसी न किसी अंश में बलाघात से युक्त होती हैं तो फिर बलाघात को मात्र अक्षर तक कदापि सीमित नहीं माना जा सकता। मूलतः बलाघात का कुछ आधिक्य एक ध्वनि पर दिखाई पड़ता है जब हम उसकी तुलना आसपास की कम बलाघात युक्त ध्वनियों से करते हैं। दूसरे स्तर पर बलाघाताधिक्य अक्षर पर दिखाई पड़ता है जब हम एक अक्षर की तुलना आसपास के अक्षर से करते हैं। तीसरे स्तर पर यह शब्द पर दिखाई पड़ता है जब हम शब्द की तुलना आसपास के शब्दों से करते हैं। चौथे स्तर पर यह वाक्य पर दिखाई पड़ता है जब हम वाक्य की तुलना आसपास के वाक्य से करते हैं। इस तरह से भाषा के विभिन्न स्तरों पर बलाघात के भेद होते हैं, जैसे ध्वनि बलाघात, अक्षर बलाघात, शब्द बलाघात और वाक्य बलाघात। ध्वनि बलाघात के अंतर्गत वह बलाघात है जो किसी एक ध्वनि, स्वर या व्यंजन पर हो। यदि किसी अक्षर में एक से अधिक ध्वनियाँ हो तो हम देखते हैं कि उनमें से एक ध्वनि उस अक्षर का शिखर होती है, शेष गैर। कहना न होगा कि अपेक्षाकृत अधिक बलाघात उस शिखर पर ही होगा। उदाहरणतः जब एक अक्षर है, इस अक्षर का शिखर बीच का अ, ज, अ और प है। इस आ में मुखरता आदि अन्य गुणों के साथ बलाघाताधिक्य भी है, इसीलिए ये शिखर है। अन्य ध्वनियाँ इसी कमी के कारण गहवर है। अक्षर बलाघात, वो बलाघात जो अक्षर पर हो। यदि किसी शब्द में एक से अधिक अक्षर हैं तो उनमें प्राय ये देखा जाता है कि एक अक्षर पर बलाघात सबसे अधिक होता है, दूसरे पर कम, तीसरे पर और कम या इसी प्रकार। अंग्रेजी आदि बलाघात प्रधान भाषाओं में ये बात स्पष्ट है। उनमें एक से अधिक अक्षर वाले शब्दों में एक अक्षर बलाघात कहलाता है, शेष में कुछ बलाघातहीन तथा कुछ अल्प बलाघात युक्त भी। यहाँ बलाघातहीन का अर्थ ये नहीं कि वे अक्षर बिना बलाघात के होते हैं, इसका मात्र ये अर्थ है कि उनका बलाघात अन्यों की तुलना में नहीं के बराबर होता है। इसीलिए बलाघातहीन शब्द भ्रामक है और इसके स्थान पर अत्यल्प बलाघात युक्त का प्रयोग होना चाहिए। यूँ तो वाक्यों में एक से अधिक शब्द के अक्षरों के बलाघात को भी तुलनात्मक रूप में देखा जा सकता है, किंतु इस प्रकार का तुलनात्मक मूल्यांकन प्राय केवल एक शब्दों के अक्षरों का ही किया जाता है। उनके बलाघातों को क्रम से प्रथम बलाघात सबसे प्रबल, द्वितीय बलाघात उससे निर्बल, तृतीय बलाघात उससे भी निर्बल, चतुर्थ बलाघात तीसरे से निर्बल आदि नामों से अभिहित किया जा सकता है। अंग्रेजी शब्द अपॉर्चुनिटी में 5 अक्षर हैं। तुलनात्मक दृष्टि से प्रथम बलाघात तीसरे अक्षर पर, द्वितीय पहले पर, तृतीय पाँचवें पर, चतुर्थ दूसरे पर और पंचम चौथे पर है। इस रूप में बलाघात के सापेक्ष बल को लेकर विद्वानों ने इसके उच्च लाउड, उच्चार्ध, हाफ लाउड, सामान्य, सशक्त या प्रबल, स्ट्रोंग, अशक्त या निर्बल, वीक, मुख्य, प्राइमरी, गौण, सेकेंडरी और गौणाति गौण या तृतीय, टर्टियरी आदि भेद किए हैं। कहना न होगा कि तुलनात्मक दृष्टि से विचार करके आवश्यकता अनुसार इस प्रकार के अनेक भेद किए जा सकते हैं। यो मुख्य भेद 2 ही होते हैं जिनके लिए उपयुक्त में किसी युग्म या त्रिक में प्रबल 2 का प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी शब्द फादर में प्रथम अक्षर मुख्य बलाघात युक्त है, दूसरा गौण। भाषा विज्ञान के विद्वानों ने इस अक्षर बलाघात में ही शब्द बलाघात कहा है, जिसका आशय शब्द के अवयव अक्षर पर बलाघात होना। बलाघात प्रधान भाषाओं में शब्द के अक्षरों पर ही बलाघात का प्रभाव निश्चित होता है, जिसे निश्चित बलाघात कहते हैं। भाषा को स्वाभाविक रूप में बोलने के लिए इनका ज्ञान और प्रयोग आवश्यक है। अंग्रेजी इसी प्रकार की भाषा है। भारतीय जब अंग्रेजी बोलते हैं तो उसे प्राय बलाघात शून्य रूप में बोलते हैं।
इसीलिए अंग्रेज़ों के लिए वो स्वाभाविक लगती है, कभी कभी समझ में नहीं आती। यूँ तथाकथित बलाघातहीन भाषाओं में भी शब्द के अक्षरों पर बलाघात निश्चित होता है। जैसे हिंदी में कुछ विशिष्ट प्रकार के शब्दों में प्राय अक्षर के उपांत पर बलाघात होता है। इसी कारण अंतिम आ का लोप हो गया है, जैसे कमल, राम, दाल, आप आदि। शब्द बलाघात में एक सामान्य वाक्य में सभी शब्दों पर लगभग बराबर बलाघात रहता है। राम ने मोहन को डंडे से मारा एक इसी प्रकार का सामान्य वाक्य है, किंतु आवश्यकता अनुसार इसके किसी शब्द पर अपेक्षाकृत अधिक बलाघात डाला जा सकता है और तब इस वाक्य के अर्थ में थोड़ा परिवर्तन आ जाएगा। वाक्य गठन में जैसे कभी कभी वाक्य के सबसे महत्वपूर्ण शब्द को नियमतः ठीक न होते हुए भी पहले रख देते हैं, जैसे मोहन को तुमने मारा या डंडे से तुमने मारा। इन दोनों वाक्यों में बल देने के लिए मोहन और डंडे को अनियमित होते हुए भी पहले रख दिया गया है। उसी प्रकार बल देने के लिए शब्द विशेष पर बलाघात भी डाल दिया जाता है। ऊपर के वाक्यों में प्रमुख अर्थबोधक शब्द राम, मोहन, डंडे, मारा ये चार हैं। इन चारों में किसी पर भी बलाघात डालकर अर्थ की विशेषता प्रकट की जा सकती है। राम पर बल देने का अर्थ होगा कि राम ने मारा, अन्य किसी ने नहीं। इसी प्रकार डंडे पर बल देने का अर्थ होगा कि डंडे से मारा, किसी और चीज़ से नहीं। इसी प्रकार औरों पर भी बल देने से अर्थ बदल जाएगा। राम आया और रुपये लेकर चला गया। वाक्य में यदि और पर बल न दे तो वह तथा का समानार्थी है, तथा पर बल दें तो वह और ज़्यादा दूसरे का समानार्थी है। इस रूप में ध्यान देने योग्य ये बिंदु है कि इस रूप में बलाघात निश्चित यानी फिक्स्ड न होकर मुक्त या अनिश्चित फ्री है और अपनी आवश्यकता अनुसार वक्ता किसी भी शब्द पर उसे डाल सकता है। द्वितीय, इस बलाघात का सीधा संबंध अर्थ से है, थोड़ा भी हेरफेर करने से अर्थ बदल जाएगा। शब्द बलाघात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, प्रधान क्रिया और क्रिया विशेषण पर हो सकता है। जिसे यहाँ शब्द बलाघात कहा गया है उसे भाषा विज्ञान के विद्वानों ने वाक्य बलाघात भी कहा है। वह इसलिए कि वाक्य में प्रयुक्त होने पर ही इस प्रकार के बलाघात का प्रयोग होता है, किंतु वस्तुतः इसे शब्द बलाघात कहना ही अधिक उचित है, वाक्य बलाघात नहीं। वाक्य बलाघात की दृष्टि से लगभग सामान्य बातचीत में सब अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी आश्चर्य, भावावेश, आज्ञा, प्रश्न आदि से संबद्ध होने पर कुछ वाक्य अपने आसपास के वाक्यों से अधिक जोर देकर बोले जाते हैं। ऐसे वाक्यों में कभी कभी तो बल कुछ ही शब्दों पर होता है और कभी कभी पूरे वाक्य पर होता है। आसपास के अन्य वाक्यों की तुलना में अधिक बलाघात युक्त वाक्य के प्रयोग के कारण इस स्वर के बलाघात को वाक्य बलाघात कहते हैं। जैसे राम ने कहा, तुम जो भी कहो मैं नहीं जा सकता। श्याम ने कहा, वाह ये तो अच्छी रही, जिस पत्री में खाओ उसी में छेद करो और उस पर कहो कि नहीं जा सकता। जाओगे कैसे नहीं? हाथ उठाकर भगाने की दिशा में फेंकते हुए, भाग जाओ नालायक कहीं के। यहाँ कहना न होगा कि श्याम द्वारा कहे गए वाक्यों में भाग जाओ पर बलाघात अन्यों की तुलना में बहुत अधिक होगा। इस संदर्भ में यह भी ध्यान देने योग्य है कि इस प्रकार का बलाघात युक्त वाक्य छोटा होगा। यदि उसमें शब्द अधिक होंगे तो फिर सशक्त बलाघात केवल कुछ प्रमुख शब्दों तक ही सीमित रह जाएगा। उस प्रकार के बलाघात को यदि अलग नाम देना चाहें तो वाक्यांश बलाघात कह सकते हैं। उपरोक्त वाक्य के भाग जाओ के स्थान पर यदि भाग जाओ यहाँ से कर दो तो सामान्यतः सशक्त बलाघात पूरे पर न पढ़कर प्रथम दो शब्दों तक ही सीमित रहेगा। बल या आघात के आधार पर भी बलाघात के भेद होते हैं। जैसे हम आवश्यकता अनुसार तीव्रता के तुलनात्मक मूल्यांकन के आधार पर करते हैं तो सार्थक बलाघात और निरर्थक बलाघात भेद होते हैं। सशक्त और निशक्त भी। अर्थ के स्तर पर बलाघात दो प्रकार का होता है, सार्थक बलाघात
और निरर्थक बलाघात। सार्थक बलाघात उसे कहते हैं जिसका अर्थ से संबंध होता है। जैसे ऊपर शब्द बलाघात इसी प्रकार का है। वाक्य में जिस शब्द पर बलाघात होता है वह अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है और उसके महत्व के आधार पर वाक्य के अर्थ में विशेषता आ जाती है। राम ने मोहन को डंडे से मारा वाक्य उदाहरण स्वरूप लिया जा चुका है। इस बात का संकेत किया जा चुका है कि शब्द बलाघात में वाक्य के अर्थ में किस प्रकार विशेषता आ जाती है। सार्थक बलाघात का दूसरा रूप बलाघात प्रधान भाषाओं में अक्षर बलाघात में दिखाई पड़ता है। इन भाषाओं में शब्दों के अक्षर पर बलाघात में परिवर्तन से अर्थ परिवर्तन हो जाता है। उदाहरणार्थ अंग्रेजी में ऐसे बहुत से शब्द हैं जैसे इम्पोर्ट, कंडक्ट, प्रेजेंट, इंसल्ट, इंक्रीज, जो संज्ञा और क्रिया दोनों रूपों में प्रयुक्त होते हैं। इनकी वर्तनी में तो कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन बलाघात में पड़ जाता है। जब बलाघात प्रथम अक्षर पर होता है तो शब्द संज्ञा होते हैं, किंतु जब दूसरे पर होता है तो क्रिया हो जाते हैं। इस प्रकार इन शब्दों में संज्ञा और क्रिया का भेद किसी अन्य बात पर निर्भर न होकर मात्र बलाघात पर निर्भर है। इसीलिए यहाँ बलाघात सार्थक है। इसे सोद्देश्य बलाघात भी कह सकते हैं। ग्रीक भाषा में सार्थक बलाघात एक और ढंग का मिलता है। यहाँ तो बलाघात का कारण अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। निरर्थक बलाघात उसे कहते हैं जिसके परिवर्तन से अर्थ में कोई अंतर नहीं पड़ता। जैसे हिंदी में कमल में माँ के आ पर बलाघात है, किंतु बोलने वाला उसके स्थान पर कमल के आ पर यदि बलाघात पढ़ दे तो सुनने वाले को थोड़ा अस्वाभाविक तो लगेगा, किंतु अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि बलाघात ही उच्चारण शक्ति की वह मात्रा है जिससे किसी भाषिक इकाई, ध्वनि, अक्षर, शब्द, वाक्यांश, वाक्य का उच्चारण किया जाता है तथा जो उच्चारण के लिए भीतर से आती हुई हवा की तीव्रता एवं उच्चारण से संबद्ध मांसपेशियों की दृढ़ता पर निर्भर करते हैं। धन्यवाद।